हेलो एवरीवन। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का संविधान जो है कैसे बना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। पीछे की एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन ब्लाइंडली कॉपीड फ्रॉम other constitutions. It has been made by ransacking all the constitutions of the present time when it was being made in the year 1946. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 की इसकी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए, जिसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था और आगे चल करके वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रीएम्बल के रूप में जुड़ जाता है। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा किया। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 and on 26 January 1950 the constitution of India came into being. Now in total it took 2 years 11 months and 18 days. ओके, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कई जगह पर कई लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि 17 दिन लगे थे। नहीं बच्चे, 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 17 दिन नहीं बल्कि 18 दिन लगे थे, क्योंकि देखो 26 नवंबर 1949 तक 2 साल 11 महीने 17 दिन हुए थे। उसके बाद 24 जनवरी को भी एक बैठक हुई संविधान सभा की 1950 में, तो वो 18वां दिन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में किन्होंने कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज को लिए। ऑलमोस्ट काफी खर्चा आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था उस टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश बना करके गए थे। ठीक है, यहां से ली गई। सबसे पहला फेडरल स्कीम। अब फेडरल स्कीम क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है। फेडरल का मतलब क्या होता है? जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो और स्टेट गवर्नमेंट भी हो, राज्य सरकारें भी हो, केंद्र सरकार भी हो। ये प्रावधान कहां से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। राज्यपाल, गवर्नर का ऑफिस का जो सोर्स था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जुडिशरी होगी, इसका सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जैसे यूपीएससी है हमारा, इन सभी का यूपीएससी है, सेवरल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उनका सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं, आप आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 365 और आर्टिकल 360 पढ़ते हो ना, ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है स्टेट इमरजेंसी और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, तो ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, अब ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? अब देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, सबसे पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रहा है। दूसरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का रहा। क्यों रहा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक राज किया है। ठीक है, और उन्होंने जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करा, उससे लोग फैमिलियर हो गए थे और बाद में कंपेयर भी किया गया पूरे वर्ल्ड से, तो हमें बेस्ट जो लगा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की ही ज्यादातर चीजें लगी। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जिसमें लोग वोट करते हैं, अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। दे पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट टाइम दे मे चेंज देयर गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे में अडॉप्ट किया गया ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कानून का राज स्थापित करना। ठीक है, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं, चाहे वो एक गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो और चाहे वो भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो, सभी दोनों व्यक्तियों को, ठीक है, सेम लॉ से देखा जाएगा। सेम लॉ सभी पर एप्लीकेबल होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है? जैसे पार्लियामेंट में लॉ, कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, लॉ प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो सभी चीजें कहाँ ली गई हैं? कहाँ से? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारे यहाँ जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है, वहां पर भी जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो जो फॉलो होते हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है सिंगल सिटीजनशिप। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजन।
ठीक है, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बट इन आवर कंट्री वी हैव सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता है। ये ऐसा नहीं कि यूपी की एक नागरिकता भारत की अलग, एमपी की एक तो भारत की अलग, ऐसा यूएसए में है। ठीक है, वहां पे स्टेट्स का भी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है। ठीक है, इंडिया में कैबिनेट सिस्टम लिया गया। इस पे आपको जरूर देखोगे तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस पे पूछे जाते भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ नहीं तो फिर एसएसबी इंटरव्यू में आपसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये सब ध्यान रखना है। कैबिनेट सिस्टम जो लिया गया, कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हम देखते हैं भारत सरकार है तो उसमें करीब 70 से 80 लोग होते हैं जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। उन मिनिस्टर्स में भी 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे सीनियर होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे असिस्ट द गवर्नमेंट, दे असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। ठीक है, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी देखो आपको बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, बट लिया कहाँ गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसी तरह कुछ राज्यों में भी हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो वहाँ पे काउंसिल्स भी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट्स चाहें तो उसके लिए वो लॉ भी, बिल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वहां पर भी बाइकैमरलिज्म हो सकता है। बट प्राइमरली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 सदन है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको बिल ऑफ राइट्स बोल के इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी के सिमिलर है, बिल ऑफ राइट्स जैसा ही इंडिया में है फंडामेंटल राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स वर्ड आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो यूएस के बिल ऑफ राइट्स हैं उससे सिमिलर इंडिया में क्या है, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, जिसमें हायरार्की में एक पिरामिड हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट और नीचे आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें हमारी जिला एवं सत्र न्यायालय आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट हो, ताकि किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इस पर ना हो, ताकि जस्टिस प्रोवाइड कर सके ये बिना किसी इंटरफेरेंस के, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी में बना रहे। ये प्रोविजन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है और वो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखे गए प्रोविजंस के अगेंस्ट है। ठीक है, देखो सरकार पूरी तरीके से फ्री नहीं होती है, ना सरकार ना सिटीजन, कोई भी 100% लिबर्टी एंजॉय नहीं करता है, सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट्स कोई भी एंजॉय नहीं करता है। तो गवर्नमेंट को भी सारे काम करने हैं संविधान में जो लिखी हुई चीजें हैं उनको ध्यान में रख करके। अगर उनको फॉलो नहीं करता है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके बियॉन्ड जाकर के अगर कोई कानून बनाता है तो फिर जुडिशियल रिव्यू से उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को उनके ऑफिस से हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है वो लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ये लिया गया है कहां से, ये लिया गया है बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर मुझे कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं। ठीक है, और सबसे पहली बार कितने थे। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक जो संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है। ठीक है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड में डीपीएससी कहां से लिया गया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। लेकिन हमारे एग्जाम में हमें याद रखना है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां से लिया गया, ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये भी प्रावधान लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होना चाहिए, ये प्रोविजन भी कहां से लिया गया, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ आपके मन में अगर ज्यादा जानने की इच्छा है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बहुत जल्द मैं हर एक चीजों को मैं पूरा धागे खोल दूंगा पॉलिटी में। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम है तो उतना ही पढ़ो जितना आपकी सेहत के लिए फायदा करेगा, जिससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इट इज फेडरल विथ यूनिटरी बाइस्ड। ठीक है, फेडरल तो है यानी संघीय ढांचा जिसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशंस
केंद्र और राज्य संबंध को मजबूती तो प्रदान करता है, बट ज्यादा पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली जो है फेडरेशन में डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, शेयरिंग ऑफ पावर है, बट सेंटर को ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि वही बात है ना, सेंटर पावरफुल होगा तो एक बार को अगर स्टेट्स जो है गलतियां भी कर रहे हैं तो वो सही हो सकती हैं। रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, हमने शेड्यूल में देखा था 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सेंटर स्टेट कानून बना सकते हैं और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर के बना सकते हैं, लेकिन अगर जो सेंटर ने कानून बना दिया वो सबसे ज्यादा मान्य होगा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं, वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कहां से लिया गया, कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट, गवर्नर का पोस्ट तो हमने पीछे देखा, अब उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा होगा, ये प्रावधान लिया गया कनाडा से। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कहां से लिया गया, कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से शेड्यूल 7 में हम देखते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपको आर्टिकल 19 में देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट फिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट फिटिंग का प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से। जॉइंट फिटिंग कब होती है, मान लो लोकसभा से बिल निकला, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से निकला, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, वो बिल कानून बन गया, इस तरीके से कानून बनता है। अब मान लो लोकसभा से निकला, राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा से निकला, लोकसभा में अटक गया, तब तो वो कानून नहीं बन पा रहा है, और सरकार बोल रही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ द नेशन, वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या है, प्रावधान ज्वाइंट फिटिंग का है, ठीक है। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसमें से क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मैंने आपको इमरजेंसी के आर्टिकल्स बताए, आर्टिकल 352, 356, 365 और आर्टिकल 360। तो इमरजेंसी के दौरान जो होता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 जो हैं ये बताते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड होते हैं, और ये प्रोविजन लिया गया है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। सोवियत यूनियन था पहले, यूएसएसआर, अभी रशिया है, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 51A पार्ट 4A, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको लिया गया है। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलता है जस्टिस 3 प्रकार के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये लिया गया है। रशियन रेवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था जस्टिस, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी निकल करके आया था, जो कि हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलता है। तो ये सभी भी लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और रिपब्लिक मींस जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि एक हेरिडिटरी पोजीशन होगी, जैसा कि मोनार्की सिस्टम में होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो एक मोनार्क होता है, किंग होता है, और वो हेरिडिटरी होता है, उन्हीं के परिवार के व्यक्ति वहां पे बैठेंगे। ऐसा नहीं है इंडिया में, इंडिया एक रिपब्लिक है, और ये कॉन्सेप्ट दोनों कहां से लिए गए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन, ठीक है, संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो लिया गया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। 3 तरीके से संविधान का संशोधन होता है, एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी से, एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, जिसमें आधे राज्य उसको मंजूर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये तीसरा वाला जो है वो जीएसटी लाया गया था, केंद्र सरकार ने पास किया, और राज्य सरकार, आधी राज्य सरकारों का भी पास करना जरूरी था। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये भी लिया गया कहां से, साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि भाई वही प्रक्रिया फॉलो होगी जो मतलब कानून बताता है, ठीक है। कोई भी कानून बनाने के लिए एक मतलब जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जुड़ा, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जुड़ा, और तो उसका आंसर जो है वो हो जाएगा क्या बच्चे, ए हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से 3 स्टेटमेंट थे, उनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, तो पहला और तीसरा
उसमें से हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर अगेन आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो इसका जरूर आंसर करिएगा आप कि कौन सा प्रोविजन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और कौन सा प्रोविजन जो है ये जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये स्कोर बूस्टर कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री पर 5 अक्टूबर से, एंड वेरी सून देयर विल बी हाइक इन प्राइस, सो सब्सक्राइब नाउ फॉर अनअकैडमी प्लस। ये दुर्गा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, दुर्गा, बिकॉज नाउ एनडीए इज ओपन फॉर गर्ल्स एज वेल, एक्सक्लूसिव पावर बूस्टर कोर्स जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। स्टार्ट डेट है 13 अक्टूबर और ये 13 नवंबर को खत्म हो जाएगा और फाइनली आपको 14 नवंबर को रणभूमि में उतर जाना है, ठीक है। हाउ टू एक्सेस आवर सर्विसेज, इधर विजिट आवर वेबसाइट www.unacademy.com और डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। And also do not forget to join us on Telegram group so that you can get notifications of the classes and PDFs and study materials, ठीक है। The name of the Telegram group is लक्ष्य NDA IME, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।